बच्चों ने बोलना शुरू किया तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मलिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूरा विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मलिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ था। दूसरे ये कि उसकी पत्नी वृद्धि हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे ये कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगी माए में नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मलिक फिर से गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी भी ले आया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे प्रतिदिन सैर करने के लिए बाहर लेकर जाता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चा स्याना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत ही बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात ना करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर चिढ़ते थे। जब लड़का शिक्षा के योग्य हुआ तो रायचरण ने अपनी छोटी सी जमीन बेची और कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। उसके बच्चे का नाम फलन था। उसको पूरा विश्वास था कि वह बड़ा होकर अवश्य ही जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष की हो गई। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की बड़ी ही चिंता रहती। जब देखो वह दर्पण हाथ में लिए हुए बाल बनाता रहता। वह बड़ा ही खर्चीला था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्रियों में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उसे लड़के से ऐसा ही था जैसे मलिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता ना समझता था। दूसरी बात ये भी थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी नहीं करता था। फलन के बाकी दोस्त रायचरण के गंवारपन का उपवास करते थे और फलन भी उनके साथ हो जाता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रामचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो भी रुपया शेष था फलन को सौंप कर बोला, फलन में एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ। बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। ऐसा कहकर रायचरण सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी। इस कारण पत्नी हमेशा ही चिंता में रहती थी।
अनुकूल बाबू और उनकी पत्नी घर पर ही थे। काफी दिनों के पश्चात अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर मालकिन बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई, परंतु पुरानी सेवाओं का विचार करके रायचरण पर तरस आ गया। उसने पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू से कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं, मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से बहुत ही विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ, मेरा बच्चा कहाँ पर है? रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों लेकर आऊंगा। और रविवार का दिन था। अनुकूल बाबू अपने ही मकान में थे और बड़ी ही बेचैनी से रायचरण का प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर-उधर टहलने लगते, कभी कभी थोड़े समय के लिए बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत पाकने लगती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र का प्रेम उत्पन्न होने लगा, किंतु जरा सी देर के बाद उनका पुत्र प्रेम कम हुआ और उसके स्थान पर कानून की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर में क्या दूं सरकार। इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए हैं, तो प्रमाण मांगना उन्हें व्यर्थ लगा। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ से मिल सकता है और झूठ बोलने से इसे क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरी और कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊं? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी ना रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है? हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़क उठी थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है।
रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ लिए और कहने लगा, सरकार मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। वह बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। रायचरण ने फिर से कहा, सरकार मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू टेरियन पर बाल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु अनुकूल बाबू ने उसकी कोई बात ना सुनी। इधर फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है, तो उसे भी रायचरण पर बहुत ही क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक उसे कष्ट में क्यों रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे भी दया आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी सी पेंशन लगा दीजिए। इतना सुनने के बाद रायचरण ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा और चुपचाप अनुकूल बाबू की कोठी से बाहर चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता था। रायचरण कहाँ गया ये किसी को मालूम नहीं था।